नमस्कार। इस वक्त आप सबकी खबर टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं धीरज चाहर। मेरे साथ इस वक्त आप देख सकते हैं बादली से कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स हैं। लगातार जो धमकियां जो विधायकों को हरियाणा में मिल रही हैं, 6 से ज़्यादा विधायकों को लगातार धमकियां मिल चुकी हैं। पिछले कुछ दिन पहले डीएसपी की नूह में एक जो है ट्रोले के द्वारा रौंद कर हत्या कर दी गई, और जो बेरोजगारी में लगातार जो है हरियाणा टॉप पर बना हुआ है, और तमाम जो मुद्दे हैं उनसे लेकर के हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर स्वागत। धन्यवाद। एक तो आपका सबसे पहले हमने जो बात की, जो आपको और लगातार जो विधायकों को धमकी मिल रही है, कौन लोग हैं जो लगातार जो विधायकों को, जो कि क्योंकि एक विधानसभा का प्रतिनिधित्व एक विधायक करता है, और लगातार ऐसे आदमी को जब धमकी मिलती है तो जो सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर तो सवालिया निशान जाहिर तौर पर उठता है। कैसे देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार से सबसे पहले तो जो आज प्रदेश का जो माहौल ख़राब है, विधायक हो या आम व्यक्ति हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो, धमकी किसी के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है। आज प्रदेश में अपराध, लूट खसूट, भ्रष्टाचार टॉप पे है। विधायकों को धमकी मिलना ये सच्चाई है, क्योंकि जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो जनता की आवाज़ उठाते हैं, जनता की आवाज़ बनते हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ये अच्छा नहीं है। और मैंने सबसे बड़ी चिंता ये है कि आम व्यक्ति का क्या हाल होगा। मेरी एक विधायकों की सुरक्षा की बात नहीं है, आम व्यक्ति की सुरक्षा नहीं है। आम व्यक्ति की आज आप देख रहे हो, कहीं हत्याएं हो जाती हैं, कहीं फिरौतियाँ ली जा रही हैं, वो बेचारा क्या करे। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है, और इसमें मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुला के कोई ना कोई कड़े फैसले लेना चाहिए, और जनता को ये महसूस कराना पड़ेगा कि आप लोग सुरक्षित हो, हम आपकी हिफाजत करेंगे। तो जनता को भी आश्वस्त इस बात के लिए करना पड़ेगा। लगातार बेरोजगारी में प्रदेश जो है पूरे देश में प्रथम है। टोटल जो एवरेज अगर इंडिया की बात करें उसमें 4 गुना अगर बात करें तो हरियाणा की बेरोजगारी है। अग्निपथ स्कीम सरकार लेकर के आई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ट्वीट के जरिए और बड़ी बड़ी होल्डिंग्स और प्रचार के जरिए ये प्रचार करते हैं कि जो अग्निपथ से जो युवा जो रिटायर होकर के 75% जो आएंगे, उन्हें हम हरियाणा में स्थायी रोजगार देंगे। रोज भर्ती पहले ही हरियाणा में रोजगार जो है बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी, तो इसको लेकर कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री जी मंगोरी लाल के सपने देखता है। आज उसको किसने रोक रखा है? आज आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आप 75% युवाओं को रोज़गार की बात करते हो। आज मैं कह रहा हूँ आप 40% युवाओं को आज रोज़गार क्यों नहीं देते? ये लोगों को एक बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। लोगों को झूठे जुमले छोड़ के, जैसे कहते 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार मिलेंगे, बाद में इनके अमित शाह जी कहते तो जुमला था। तो ये जुमलों की गवर्नमेंट है। आज प्रदेश में देखिए, आप हमारे बहुत आपकी छोटी एज है, आपके पास आएंगे MA BEd लड़के 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार की नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बाहर निकल के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके प्रदेश का नक्शा क्या है। आज आप रोडों की हालत देख लो, बिजली की हालत देख लो, किसान की हालत देख लो, मजदूर की हालत देख लो, गरीब की हालत देख लो, और ख़ासकर युवाओं की हालत देख लो। मेरे युवा इस देश का भविष्य हैं, मेरे युवा इस प्रदेश का भविष्य हैं, मेरे युवा इस बादली का भविष्य हैं। आज माँ बाप पढ़ाता है और घर में बच्चे, नौकरी नहीं है। आज अपराध क्यों बढ़ रहा है? इसका मुख्य कारण क्या है? अगर किसी को बच्चा जॉब मिल जाती है, अपना रोज़गार कर लेता है, पेट पालता है, तो वो कम भ्रष्टाचार की तरफ जा रहे हैं, अपराध की तरफ जा रहे हैं। आज चाहे वो नशे का है, चाहे वो अपराध का है, कहीं न कहीं बेरोजगारी की वजह से सबसे ज़्यादा है। आपने नशे का मुद्दा उठाया, बादली में पुरजोर तरीके से आपने प्रतिबंध भी काफ़ी लगा है। इस नशे का आपने मुद्दा उठाया, लेकिन आपको ही धमकियाँ मिलने लगी, तो कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो मैं आपको एक कति खुले उससे अवगत करा दूं, मेरी लड़ाई नशे और बैड एलिमेंट्स के ख़िलाफ़ है, और जब तक इस शरीर में जान है, ताकत है, मैं अपने बादली की मेरी जिम्मेवारी मेरे चाचा ताऊ ने दे रखी है। मैं दोनों चीज़ों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा, ना नशे को करूँगा, ना बैड एलिमेंट्स को करूँगा, जिससे आज हमारे युवा ख़राब हो रहे हैं। और मैं इस चीज़ के लिए मैं बड़े जो बात है मैं ठोक के कहता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ पुलिस कप्तान का भी, वसीम अकरम जी का, यहाँ DSPs हैं,
राहुल देव जी हैं, नरेश यादव जी हैं, और भी हैं, और भी सारे प्रशासनिक SHOs हैं, हमारे CIAs हैं, हमारे नार्को टेक्स्ट हैं। इन्होंने बहुत कुछ काबू किया है, मैं इनको बधाई देता हूँ। और एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि जहाँ मेरी जरूरत हो, बादली के प्रत्येक व्यक्ति से भी मैं अपील करता हूँ, खासकर युवाओं से, कि आपको इस चीज़ों से बचना पड़ेगा, नशे से और अपराध से। और मैं तो क्लियर कहता हूँ भाई, बादली हलके में नशा बेचने वाला और नशे वाला और बैड एलिमेंट्स मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ना मैं इन चीज़ों के साथ हूँ, ना इनको मैं बर्दाश्त करूँगा। जहाँ तक धमकी की बात है, मरण जीवन किसी के हाथ में नहीं है। जिस दिन मेरी मृत्यु होगी उस दिन कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। जिस दिन मैंने कोई, जब भगवान ने मेरे को नहीं मारना तो कोई माई का लाल मुझे मार नहीं सकता। मैं ना झुकूँगा, ना बिकूँगा, ना थकूँगा। बादली की जनता की आवाज़ रोड से लेके विधानसभा तक उठाऊँगा। और इस पे कोई कितनी धमकी दे लें, मैं इन दोनों चीज़ों के खिलाफ बोलता रहूँगा। और अगर मेरे को लोगों ने चुना है 5 साल के लिए, बादली की जनता ने चुना है, अगर मैं उनकी बात को नहीं उठाऊँगा तो फिर कौन उठाएगा। आज कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ, मैं बादली हलके की बात कर रहा हूँ, एक बादली क्षेत्र गांव की बात कर रहा हूँ। बादली गांव और आसपास के गांव, मैं बहुत बचपन से वहाँ जाता था, इतना शांति प्रिय इलाका था। कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिशियन और ऑफिसर कि मैं नहीं कहूँगा पॉलिटिशियन, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑफिसर ऐसे थे जिनकी वजह से मेरे बादली का माहौल ख़राब हुआ। आज मेरे बादली का माहौल बहुत अच्छा है। मैं बादली के युवाओं को भी मैं बधाई देता हूँ। कुछ भटके हुए हैं जो नशे की तरफ जा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे उनको भी सही रास्ते पे लाने की। आपने पॉलिटिशियन का जिक्र किया, आप कोई खुलासा करना चाहेंगे हमारे माध्यम से, कौन पॉलिटिशियन है जो इन मामलों में? देखिए, ये किसी एक पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो भी पॉलिटिशियन है, उन्होंने अपराधियों को और नशे वालों को पनाह नहीं देनी चाहिए। मैं इस बात को क्लियर कहता हूँ। जब तक किसी पॉलिटिशियन की पीछे से बैक नहीं होगी या किसी बड़े आदमी की बैक नहीं होगी तो इतना नहीं होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सब ने पता है कि क्या माहौल हुआ। आज मेरे ज़िला झज्जर का माहौल ठीक है। इसके लिए कहीं ना कहीं मैं पूरी पुलिस प्रशासन का इसका मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो जिस प्रकार से अब आप DSP का जिक्र कर रहे थे, मैं जिस दिन DSP साहब की शहादत हुई, मैंने उस दिन बहुत बड़ा आघात इसका मेरे दिल पे लगा। और मेरी पूरी सहानुभूति उस परिवार के साथ है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उस परिवार को ये इतना बड़ा पहाड़ जो टूटा है उसमें उस परिवार को शक्ति दे। और पुलिस को मैं फिर कहता हूँ, गृह मंत्री जी को चैलेंज करता हूँ, आप हिंदुत्व जहर, जातीय जहर, कहीं जाट, कहीं नॉन जाट, कहीं सैनी, कहीं ब्राह्मण, कहीं हर ऐसी भाई, कहीं कोई, आप जहर घोलते हो, कहीं हिंदू मुसलमान का जहर घोलते हो। आज मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी पुलिस के मन में दहशत है, आम व्यक्ति के दिल में दहशत है। जब एक DSP लेवल के आदमी का मर्डर हो जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है निर्मल, और फिर उसको कहते हैं पैर में गोली मार दी, पकड़ लिया। मैं कहता हूँ ऐसे आदमियों का इनकाउंटर करना चाहिए और देश में और प्रदेश में मैसेज आना चाहिए कि अपराधियों के लिए इस हरियाणा में जगह नहीं है। और आज बड़ा दुख होता है और इसमें मैं कहता हूँ मेरी आत्मा रोई कि जिसका परिवार का जो इतना बड़ा ऑफिसर चला गया और आप उसके पैर में गोली मार के हैं। ऐसे आदमियों को जब तक सबक नहीं सिखाएंगे, जब तक इनको ये भय महसूस नहीं होगा कि पुलिस तुम्हारी सुने भी नहीं की तो तुम किसी को मारोगे तो तुम्हारा इनकाउंटर भी तुम भी मर सकते हो, जब तक प्रदेश में अमन चैन भाईचारा नहीं बनेगा। मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ, हमारे जो साथी हैं अनिल विज जी, हमारे मंत्री जी, धनखड़ साहब भी थे, बराड़ा साहब भी थे, कुर्ते काट के हांटते थे, बोला भाई पंजाब के बराबर वेतन देंगे। आज एक जवान, आपकी नॉलेज में डालता हूँ, आप जवान हो, एक जवान को भत्ता मिलता है खाने का 600 रुपये महीने का। 20 रुपये में आप एक जवान क्या खाएगा? 20 रुपये में एक चाय नहीं पी सकता, अच्छे से चाय मट्टे नहीं कर सकता। तो ये जवानों को मैं फिर कहता हूँ, मैंने इस विधानसभा में मैंने अपना प्रश्न लगाया कि आप जब तक पुलिस को फ्री हैंड नहीं दोगे, जवानों को फ्री हैंड नहीं दोगे, अच्छे वेपन नहीं दोगे, अच्छी सुरक्षा नहीं दोगे, और कोर्ट के साथ, चीफ जस्टिसों के साथ बैठ के, जुडिशरी के साथ बैठ के, ह्यूमन राइट्स के साथ बैठ के आपसी तालमेल करके
जब तक आप प्लानिंग नहीं बनाओगे, जब तक प्रदेश में अपराध भी होगा और जब तक प्रदेश में अपराधों के हौसले बुलंद रहेंगे, इसलिए मैं कहता हूं कि कोई ना कोई मिल बैठ के सर्वदलीय बैठक बुला के इसमें कोई ना कोई कड़ा फैसला लेना चाहिए। महंगाई अपने चरम पे है, ऐसे में जीएसटी जो खाद्य सामग्री चाहे दूध हो पनीर हो उसको लेकर उसके ऊपर जीएसटी लगाने का क्या मतलब है? क्योंकि जो बेरोज़गारी है वो अपने आप चरम में है और जीएसटी ऊपर से लगा दिया तो जो गरीब जो तबके के जो लोग हैं उनके ऊपर तो जाहिर तौर पर जो हम दो हमारे दो, मोदी जी, अमित शाह जी और मोदी जी, अडानी और अंबानी जी। आज अपने छाछ का पैकेट 10 रुपये का आता था, आज 16 रुपये का हो गया। आप पनीर, दूध, आज आपको बता रहा हूँ किसानों की कमर और तोड़ेंगे। जो आपकी फसल है, ये ऐसी प्लानिंग लेके आ रहे हैं, जो आपकी फसल है उसको भी जीएसटी के दायरे में लेके आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जवानों के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ, हर उस व्यक्ति के साथ ये हिटलरशाही करना चाहते हैं और देश की जनता को गुलाम करना चाहते हैं कि भाई हम जो हिटलर था उसकी तरह हम प्रदेश और देश को चलाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये देश हित में नहीं है, प्रदेश हित में नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहता हूँ कि मैं तो सबसे बड़ी बात तो अपने युवाओं से अपील करता हूँ कि आप भटके ना, आप नशे की तरफ ना जाएं, आप अपराध की तरफ ना जाएं। आपके माँ बाप ने आपको बहुत अच्छी तरीके से पाला है, आज सब तरीके से आपको आगे लेके गए, उनकी भी आपसे उम्मीद है। वो माँ बाप के दिल पे क्या बीतती होगी जब जिसका बेटा क्राइम में जाता है, जिसका बेटा नशे में जाता है, तो उस माँ बाप के सीने में वो क्या सोचता होगा। तो मैं अपील करता हूँ प्रत्येक हरियाणा के नौजवान से कि आप अपने आप को पहचानो, आप इस देश का भविष्य हो, आप नशे से और अपराध से बचें। ईडी और सीबीआई के द्वारा लगातार सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है। पूरे देश में कांग्रेस का प्रदर्शन है, कांग्रेस के जो नेता हैं उनको हिरासत में पुलिस के द्वारा लिया जा रहा है। आपके वो भी और दीपेंद्र हुड्डा को भी कई बार नज़रबंद उनके घर में कर दिया गया। आपको कुलदीप वत्स कैसे देखते हैं, जो देश की राजनीति है वो किस तरह जा रही है? क्योंकि जो बदलाव की जो राजनीति है होती है उसमें खास तौर पर लोकतंत्र पर तो खास तौर पर नुकसान होता है, कैसे देखते हैं? देखिए, आपने बड़ा अच्छा एक प्रश्न किया है। ये आज लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोकतंत्र में गला दबाया जा रहा है। आप किसी गरीब की आवाज़ नहीं उठा सकते, किसी किसान की नहीं उठा सकते, किसी युवाओं की नहीं उठाते। आपने एक अग्निपथ का जिक्र किया, अग्निपथ में एकदम पूरे देश में उबाल आया युवाओं में। उनमें एक कानून बना दिया, ऐसा कानून बना दिया कि आप अगर इसमें एजिटेशन में शामिल हो गए, कहीं आपका फ़ोटो आ गया तो आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ आपके लिखा जाएगा कि आप कहीं पे भी जॉब नहीं कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं दमनकारी नीति इनकी चल रही है। आम व्यक्ति की कोई आवाज़ ना सुन सकता, ना उठा सकता, तो आम व्यक्ति को दबाने का ये काम किया जा रहा है। विपक्ष को भी लगातार ईडी और सीबीआई के द्वारा प्रताड़ित। देखिए, मैं एक चीज़ कहता हूँ, सच को कभी आँच नहीं होती है। आदरणीय सोनिया गांधी गई और पूर्ण रूप से उन्होंने कहा आप पूछिए जो आपने पूछना चाहिए। ये लोगों को कुछ नहीं है, सिर्फ भ्रमित करने के अलावा इनके का और कोई नहीं है। आप नेताओं की छोड़ो, आम व्यापारियों को भी ये परेशान किया जा रहा है। सिर्फ 2 लोगों को छोड़ दो तो सब कोई मारने का काम किया जा रहा है। 8 तारीख से जो है मानसून सत्र हरियाणा विधानसभा में शुरू होने वाला है। आप हल्के के जो लोग हैं उनसे मिल रहे हैं, उनके मुद्दे जान रहे हैं। क्या मुद्दे कुलदीप वत्स बादली हल्के के विधानसभा सत्र में? देखिए, मेरे मेन मुद्दे, पूरे मेरे इलाके में किसान बर्बाद हो चुका है। लगातार 3 साल से किसान बर्बाद हो चुका। किसानों की फसल लगातार 3 साल से जो किसान मरता, आज उसके बच्चों के पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, वो मरा पड़ा है। मैंने विधानसभा पिछली बार उठाया। दूसरा, मेरे बादली हल्के के जितने भी रोड हैं आप चल के देखो, आप झज्जर से बादली चले जाओ, बादली से आप भादरगढ़ चले जाओ, तो आम रेवाड़ी रोड पे चले जाओ, गुड़गांव रोड पे, कहीं भी कोई भी एक पैसे का विकास कार्य नहीं हुआ। तो कई मुद्दे, बहुत अहम मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा भी है, रोडों का भी है, किसानों के मुआवजा का भी है, पानी भराव का, जल भराव का भी है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो मैं विधानसभा में उठाऊंगा। हमारे जो जवान हैं, जो पंजाब के वेतन की बात करते थे उसका है, भत्ते का है, कई मुद्दे हैं जो विधानसभा में मैंने प्रश्न लगाया और मैं उन पर बोलूँगा। धन्यवाद आपका बहुत।
ये बादली से विधायक कुलदीप वत्स थे और जो तमाम जो मुद्दे हैं उन पर हमने बातचीत की, बेरोजगारी पर बात की और बादली के जो मानसून सत्र आने वाला है 8 तारीख से जो शुरू होगा उसमें बादली के जो मुद्दे हैं उसमें जल भराव है, चाहे रोड के हैं चाहे सड़कों के हैं, उन तमाम मुद्दों को जो है कुलदीप वत्स जो है विधानसभा में उठाने की जो है